चलिए, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठंडी का दौर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे राजस्थान में समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये है आपका डोज 2। तो हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उपयोग करूंगा। देखिए, हिंदी सीखना भी जरूरी है और अंग्रेजी सीखना भी। अंग्रेजी आपके वनडे एग्जाम में 10 नंबर का तो या 10% का तो आता ही है, तो आप प्रिपेयर रहें। चलिए शुरू करते हैं फिर दिस डोज 2। मैं बस आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा आपका हौसला बढ़ाने के लिए। हालांकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका हौसला ऑलरेडी बुलंद है। अगर आप फ्यूचर प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, फ्यूचर प्लस क्लास के साथ आप जुड़े हैं, तो बिल्कुल आपका हौसला ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो यह है कि मुश्किलें तो दिलों के हौसले आजमाती है, मुश्किलें तो दिलों के हौसले आजमाती है, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती है, और गिर कर न हार ए मुसाफिर तो राह में, ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत कर सेशन की। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। हम बात करेंगे वो सारी खबरें जो आपकी न्यूज़पेपर में है, वो सारी खबरें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हम उनका डीप एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम गागर में सागर भर सकें। ये हमारा डोज 2, डेली इंसाइट ऑफ अनवेलिंग द करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, योर डेली डोज ऑफ नॉलेज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आई एम योर होस्ट Harsh, welcome you all here. Now, the first news on screen, the geographical indication और geographical tag. इसको समझना देखिए बहुत आसान है। अगर हम बात करें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी वस्तु है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया की बहुत स्पेशल है, जिसकी अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी है, तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जियोग्राफिकल टैग दिया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस वस्तु की स्पेशल क्वालिटी है और वो उसी जगह पे मिलती है, उसको जियोग्राफिकल टैग दिया जाता है। फॉर द एग्जांपल में बात करूँ, हम अपने जोधपुर की बात कर लें, जोधपुर के बंदेज का जो कपड़ा आता है, बंदेज की जो साड़ी आती है, बंदेज का जो सूट आता है, वो जोधपुर का, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। हम बात करेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे काम करता है, मैं आपको इस बारे में बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको याद रखना है, दिस इज इनवेबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इसे हम जीआई टैग भी बोलेंगे। चलिए बात करते हैं कैसे। पहला आपके सामने देखिए, जियोग्राफिकल टैग इंडिकेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया कि जीआई टैग किसके लिए यूज किया जाता है, उस पर्टिकुलर वस्तु का कोई स्पेशल कैरेक्टर है, वो उसी जगह पे मिलती है। जैसे कि जोधपुर की बंदेज की साड़ी या बंदेज का कपड़ा वही मिलेगा, वो उसका स्पेशल कैरेक्टर है, मतलब वैसा दूसरी जगह नहीं है, वो उस पर्टिकुलर जगह का फेमस है। ओके, सो और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफाइंड जियोग्राफिकल टेरिटरी, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि जोधपुर में या पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है। जियोग्राफिक इंडिकेशन आर रजिस्ट्रेशन इन द प्रोटेक्शन एक्ट। इसको हम लोग किस एक्ट में आएगा, आपका एक्ट रहेगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में आएगा, प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा। ठीक है, सीक टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जीआई इंडिकेशंस। देखिए, उस वस्तु को कोई कॉपी ना कर ले, कोई दूसरा बना ना सके, या उसका हुबहू बना के बेचने की कोशिश ना करे। ठीक है, उसको बोलते जालसाजी ना करें, उसके लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने का मतलब यह रहता है कि वो वस्तु उस पर्टिकुलर स्थान की स्पेशल है, या उस जिस पर्सन को जीआई टैग मिला है, जिस कंपनी को जीआई टैग मिला है, वो उसकी मालिकाना उस पर हक रखती है। ये पेटेंट जैसा नहीं है, पर कह सकते हैं कि कुछ कुछ पेटेंट जैसा है। इसके जो फीचर्स हैं, कौन ग्राउंड करता है, कौन देता है, जो WTO है अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो पुराने थे ट्रिप्स जो एग्रीमेंट थे, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स, उससे इन्होंने इंस्पायर होकर ये शुरू किया, और वहीं से इसका जो पावर है वो मिलती है। जनरली हम लोग 10 ईयर के पीरियड्स के लिए देते हैं, बट उसे आप दोबारा रिन्यूअल कर सकते हो। एक बार जीआई टैग मिलने के बाद उसे दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, बट एक बार में जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। देखिए 10 साल में कुछ भी बदल सकता है, ओके, बट रिन्यू किया जा सकता है। याद रखिएगा सम फेमस जीआई टैग, जैसे कि आपने सुना होगा बासमती राइस, यमी, हाँ राइस खाते ना, बासमती राइस, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, चंदेरी का फैब्रिक, मैसूर का सिल्क, कुल्लू का सॉल, कांगड़ा की चाय, कांगड़ा इन हिमाचल, वहाँ की चाय, थंजावुर की थंजावुर पेंटिंग वेरी फेमस, इलाहाबाद सुरखा, हाँ, और आपका कश्मीरी सैफरन, कश्मीर का केसर, और
वुड कार्विंग और कश्मीरी वॉलनट। तो दीज आर द फेमस। नाउ हम बात करते हैं, दीज आर द थिंग्स फेमस फ्रॉम राजस्थान फॉर योर वनडे एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, उदयपुर का कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट जो कि मेटल पर रहता है, बीकानेर कशिदगारी क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट वो भी आपका रहेगा। जोधपुर बंदेज क्राफ्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट ये भी इसका पार्ट रहेगा, और पंचवाई कला ऑफ नाथ द्वारा। याद रखिएगा, राजस्थान में दीज आर द फेमस जीआई टैग विच इज गिवन बाय, मतलब दीज आर द गुड और स्पेसिफिक। याद रखिएगा, ये सारे इनको जीआई टैग इसलिए मिला है बिकॉज दे आर स्पेशल ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के स्पेशल हैं। दूसरा, उस पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं और इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है, ओके, इसीलिए। कम टू द नेक्स्ट। नाउ हम बात करेंगे नाबार्ड की। रिसेंटली द नाबार्ड वाज इन न्यूज ऑफ द यस्टरडे। व्हाट इज नाबार्ड? देखिए, नाबार्ड इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये रहता है। ये क्या करता है? दिस इज हेल्पिंग द रूरल बैंक्स एंड अदर बैंक्स रीफाइनेंस देम, प्रोवाइड, ये उनको फंड प्रोवाइड करता है, रूरल डेवलपमेंट के काम करता है। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फॉर द रूरल वर्कर्स, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं उन सबको ये हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, प्राइमरी ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट प्राइमरी फोकस ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री, यहाँ पे मेंशन है। अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। याद रखिएगा, इट्स नॉट न्यू दिल्ली, इट्स मुंबई जहाँ पे इसका ऑफिस लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करें, ये डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और अदर विलेज के जितने भी हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है, वो सब इसके लिए चलाता है। याद रखना, स्टेचुरी बॉडी है, अंडर ये इस एक्ट में बना है। दिस इज नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 में बना है, स्टेचुरी बॉडी अंडर एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शन बात करें तो ये रीफाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, आपको बता दूं कि जो आपका नाबार्ड बैंक है, इट्स नॉट लाइक योर जनरल बैंकिंग बैंक, आपका एसबीआई और वैसा बैंक नहीं है। ये इंडिविजुअल बैंकिंग यहाँ नहीं होती है, ये रीफाइनेंस करने का काम करता है। बैंकों के जो प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड हैं या बैंकों के जो प्रोजेक्ट हैं उनको रीफाइनेंस करने का काम करता है, मतलब दोबारा उनको फाइनेंस करने का काम करता है, ठीक है। और फॉर बिल्डिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम ही जनरली करता है। मैंने आपको बता दिया, कुटीर उद्योग और आपका रूरल उद्योग इसमें आते हैं, ठीक है। और याद रखना, इट सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव रूरल बैंक्स। याद रखिएगा, इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है, याद रखिएगा, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके सुपरवाइजरी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उन सबको सुपरवाइज करने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, प्लीज केयरफुल। कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज कौन करता है? इट्स नॉट आरबीआई, इट्स नाबार्ड, बी केयरफुल, ओके। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिशियन, आई ऑलरेडी क्लियर्ड, इट्स प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिशियन। This is all about NABARD. दो तीन चीजें, I'm repeating everything. NABARD is a bank for the agriculture and rural development, headquarter in Mumbai, apex banking institutions है, ठीक है, under the National Bank for the Agriculture Act, function refinancing support, and it's also supervise the cooperative banks, ये cooperative बैंक को भी सपोर्ट करता है। आर्टिशियन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जो कलाकार हैं, जो अच्छे हाथ करघा वाले, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। ये इसका नाबार्ड का लोगो है, शायद फेड अप हो गया थोड़ा सा, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये इमेज है, इसमें देखो बीच में ये बाली बनी हुई है, फसल का कुछ बना हुआ है, दोनों साइड में ये हाथ लगे हुए हैं, ठीक है। इसका एक मतलब है कि दे आर सेविंग द, वो उनको कृषि को या रूरल इकोनॉमी को बचाने के लिए, ऐसा इसका एक मतलब है, सिंबल है इसका। कम टू द नेक्स्ट। नाउ यू हैव अ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। बिल्कुल, मोदी जी ने राम मंदिर के उद्घाटन करके आते ही इस योजना का बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दिया था। क्या है योजना, मैं आपको बताता हूं। सूर्योदय, सूर्योदय, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द लाइट। इट्स अबाउट द प्रोवाइडिंग द सोलर पैनल और इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल, जो आपके छत पे सोलर पैनल लगते हैं उनके इंस्टॉलेशन के बारे में है। इसमें क्या है कि
सोलर पैनल जो लग रहे हैं, जो इंस्टॉलेशंस का जो स्पीड है, इट वाज वेरी स्लो, ये बहुत स्लो चल रहा था। तो उसको स्पीड अप करने के लिए और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जनरली ये इसको स्टार्ट किया है, उसी को बूस्टअप किया है उन्होंने। दिस इज बूस्टअप प्रोग्राम। पीएम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, अ गवर्नमेंट इज अंडर द विच 1 करोड़ हाउस होल्ड विल गेट रूफटॉप सोलर सिस्टम। क्या मिलेगा? 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफटॉप सोलर सिस्टम मिलेगा। सोलर सिस्टम जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आपको ध्यान रखना है, अभी हमारे पास और भी प्रोग्राम, जैसे कि अपना कुसुम प्रोग्राम है और अदर भी प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग वी कैन रीसेल द इलेक्ट्रिसिटी, द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, मान लो हम उसको गवर्नमेंट को बेच भी सकते हैं, उसके लिए हमें उल्टा पैसा मिलेगा। ठीक है। दिस स्कीम न्यू अटेम्प्ट टू हेल्प टू रीच द टारगेट ऑफ 440 वॉट ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी। जो 40 आपका जो गीगावाट का जो कैपेसिटी है उसको अचीव करने के लिए अगेन ये दोबारा बूस्टअप प्रोग्राम है, याद रखना है। तो किसके लिए है? इट इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग द सोलर पावर सिस्टम्स रूफटॉप ऑफ रेजिडेंशियल कंजप्शंस। ठीक है, अगर आपका घर बन रहा है, आपका घर रेडी है, आप घर पे लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी अभी दी जाएगी। स्कीम वुड नॉट ओनली रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स of the poor middle class, but it pushed the India goal becoming the self reliant on the energy sector। self reliant मतलब self sufficient, जो खुद पे आत्मनिर्भर हो, दूसरे पे निर्भर होने की जरूरत ना हो। तो इससे क्या होगा? जो गरीब पुअर हैं उनके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होंगे। दूसरा, दे ऑल्सो गेट बेनिफिट, उनको दूसरे बेनिफिट्स भी प्राप्त होंगे। दूसरा, वो अपनी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेच भी सकते हैं और उनको इसके लिए पैसा मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करंट सोलर कैपेसिटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू मनरे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मनरे। अभी इंडिया का जो, अगर हम बात करें दिसंबर 2023 तक, वी हैव अराउंड रिच्ड अराउंड 73.31 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। मीनवाइल जो, लेकिन इनमें जो रूफटॉप इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी तक 11 गीगावाट ही हुई है, जबकि हमें पहुंचना कितना है? 40। नाउ ओवरऑल सोलर पावर मेजर शेयर ऑफ द कंट्री, करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विच स्टैंड अराउंड 180 गीगावाट। अभी जो करंट कैपेसिटी है वो 180 अराउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये आपका राजस्थान का एक वो है रूफटॉप स्टेशन है। ये राजस्थान में कौन सी जगह पे आपको मुझे बताना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज अ सोलर स्टेशन ऑफ राजस्थान समवेयर इन थार। यू नीड टू टेल द नेम ऑफ दिस स्टेशन। आपको इस स्टेशन का नाम बताना है। आई एम गिविंग यू एज असाइनमेंट, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब हम बात करते हैं हाई परफॉर्मिंग जो स्टेट है, जो कि आपके रिन्यूएबल एनर्जी में हेल्प कर रही है, जो कि आपके सोलर एनर्जी में हेल्प कर रही है, जहां पे सोलर एनर्जी बन रही है। बात करते हैं फर्स्ट इन टर्म ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी, राजस्थान एट 18.7 जिग्स, गुजरात एट सेकंड। राजस्थान क्या रहेगा? ऑन टॉप और फर्स्ट रैंक है। सेकंड गोज टू गुजरात, आपको याद रखना है। और अगर हम सिर्फ रूफटॉप की बात करें कैपेसिटी की, तो गुजरात टॉप पे है और महाराष्ट्र फॉलोड बाय सेकंड है। ये आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर सिस्टम। रिसेंटली द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज इन द योर न्यूज। व्हाट इज सीबीआई? वी डिस्कस अबाउट सीबीआई। हमने सुना, आपने सुना होगा कि सीबीआई तो बीजेपी का तोता है, जैसे बीजेपी बोलती है वैसे ही करती है। सीबीआई तो बीजेपी को फॉलो करती है। जितनी भी जो ईडी है वो भी बीजेपी को मानती है। इसके अलावा जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो भी पूरा का पूरा क्या करता है? ईडी को ही फॉलो करता है, और मतलब इसको गवर्नमेंट को ही फॉलो करता है और गवर्नमेंट की ही बातें मानता है। ठीक है, से पूरा बीजेपी उसे कंट्रोल कर रही है। चलिए तो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है सीबीआई होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम पढ़ेंगे। ठीक है। दिस इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है। याद रखना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है। ठीक है। इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। लोकपाल और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, हम आगे पढ़ेंगे, ये इन दोनों को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फॉर द एग्जांपल, अगर कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो वो सीबीआई की हेल्प ले सकती है। दूसरा, लोकपाल डायरेक्टली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। लोकपाल डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकता है किसको?
सीबीआई को किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। नाउ द फंक्शन क्या है, अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, याद रखिएगा, इट्स नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट्स नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ border security or any or defense ministry. It's under the ministry of department of personal, ministry of personal pension and public grievances. ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द पीएम ऑफिस, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर मिनिस्ट्री पूछेंगे तो मिनिस्ट्री विल बी, मिनिस्ट्री आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पब्लिक एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाउएवर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस, ये बहुत सारे ऑफेंसेस को डील करती है। बट जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो भी केसेस होगा उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन डील करेगा। 2-3 चीज ध्यान रखनी है, ये किस में बना था, दिस वाज द रिकमेंडेड बाय संस्थानम कमीशन, संस्थानम कमेटी, ठीक है। ये अपनी पावर कहां से लेता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर एक्ट, डीएसपीसी जो एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर जो एक्ट है, उसमें ये वहां से अपनी पावर लेता है। दिस इज नोज द स्टेचुरी बॉडी, और ये आपका स्टेचुरी बॉडी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोडल, दूसरा याद रखना है, वी हैव अ इंटरपोल, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस। ये क्या करती है कि जो आपके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशंस का काम करती है इंटरपोल। तो इंडिया में इंटरपोल से कोऑर्डिनेट करने के लिए जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो है सीबीआई, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इंटरपोल का अगर हम बात करें, इंटरपोल का हेडक्वार्टर तो मेरे हिसाब से ये फ्रांस में है, लेयोन सिटी में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बात करते हैं आगे। तो इंटरपोल मेंबर कंट्रीज है, तो सीबीआई जो है उनसे कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, एज आई टोल्ड यू, सीबीआई इज नॉट ए स्टेटरी बॉडी बट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, आई टोल्ड यू, ये वहां से अपनी पावर लेती है। 1946 दैट गवर्नमेंट बिफोर द व्हेन द पावर इज हैंडेड ओवर टू द इंडियन हैंड्स, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे लगा कि एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होनी चाहिए जो करप्शंस की जांच कर सके। उस टाइम में ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बना और वहां से उस एक्ट से पावर लेकर सीबीआई एग्जैक्टली शुरू हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संस्थानम कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, तो संस्थानम कमेटी जो बनी थी प्रिवेंशन ऑफ द करप्शंस, उसके रिकमेंडेशन इसमें जनरली दिए गए, उसके रिकमेंडेशन से सीबीआई बनी थी। पर अपनी पावर कहां से लेता है ये, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई, अगर ये आपका विजिबल है तो यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रहेगा, आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ पे सीबीआई डायरेक्टर्स हियर। आई टोल्ड यू सीबीआई टेक अंडर वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर वर्क करती है, बट डायरेक्टली हेडेड बाय द पीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू देम। आपका सीबीआई हो गया, ये तीन, इसके सीबीआई हैज 3 डिविजन्स। वन इज इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, जो कि आपके जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस है जो कि आपके पैसे से रिलेटेड है उसमें डील करती है। दूसरा एंटी करप्शन डिवीजन, जो कि आपके करप्शन के जितने भी केसेस है, करप्शन इन सिस्टम, उसके ऊपर डील करती है। अच्छा, व्हाट इज करप्शन? करप्शन इज यूजिंग योर पावर, मिसयूजिंग ऑफ योर पावर फॉर द पर्सनल गेन। आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यू आर यूजिंग योर पावर टू गेट द पर्सनल गेन। जैसे कि आप अपने भाई को पेट्रोल पंप अलॉट करा दे रहे हैं, या आप आपके भाई को कोई गवर्नमेंट लैंड है वो उसके नाम करा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करप्शन। नाउ स्पेशल क्राइम डिवीजन, जैसे कि आपने सुना होगा द वेरी फेमस सुशांत सिंह केस, रिया चक्रवर्ती जिसमें अरेस्ट हुई थी, इट वाज नाउ, वो उसको सीबीआई उसको डील कर रही थी, सीबीआई उसके लिए उसने चार्ज लिया था। वेरी फेमस द बालासोर केस, जहाँ पे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी आपका स्पेशल क्राइम डिवीजन ही डील कर रहा था सीबीआई का, सीबीआई आल्सो डीलिंग दैट। तो अब क्या याद रखना है, 3 डिवीजन है, इकोनॉमिक ऑफेंस, एंटी करप्शन, स्पेशल क्राइम डिवीजन। सीबीआई डायरेक्टर यहाँ रहेगा, सीबीआई वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल
एंड ट्रेनिंग आपको याद रखना है. विजिलेंस कमीशन हियर, विजिलेंस कमीशन इज ऑल्सो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द सीबीआई डायरेक्टर. दिस ऑल अबाउट दिस. ये अपनी पावर को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से लेती है, रिकमेंडेड बाय संस्थानम कमेटी. आपको याद रखना है. कम टू नेक्स्ट. हियर टाइप ऑफ क्राइम आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंटी करप्शन क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम, स्पेशल क्राइम्स एंड सुमोटो केसेस. याद रखिएगा, सुमोटो इट मीन्स होता है सेल्फ कॉग्निजेंस, और खुद निर्णय लेना. ठीक है, खुद से या स्वयं. मैं आपको समझाने की दृष्टि से हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं. इसमें क्या रहेगा, सुमोटो केसेस में क्या रहता है कि सीबीआई हिमसेल्फ और सीबीआई डायरेक्टर हिमसेल्फ कैन टेक any kind of the incidents, accident और crime in hand to investigate. वो किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने हाथ में ले सकता है. पर दो बातें, वो यहाँ पे सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में ही डील कर सकता है. सुमोटो केसेस को यूनियन टेरिटरी से ही वो ले सकता है. अगर स्टेट में वो चाहे कि वो अपना कोई भी केस हाथ में ले ले, कोई भी जो घटना हुई है हाथ में ले ले, उसको डायरेक्ट नो, वो नहीं कर सकते. याद रखिएगा, इवन स्टेट में भी, आई टोल्ड यू स्टेचुरी बॉडी नहीं है, स्टेट में भी इन लोगों को अगर सीबीआई को स्टेट में इंक्वायरी करनी है तो उन्हें स्टेट कंसेंट लेना पड़ेगा. दो चीजें हैं, कंसेंट दो टाइप के होते हैं इसमें भी कंसेंट. एक होता है जनरल कंसेंट, दूसरा आपका रहेगा केस बेसिस कंसेंट, केस टू केस, केस बेसिस कंसेंट. In general consent, it's allowed, CBI is allowed to take any case or investigate any case in state, but in case to case basis, CBI was only allowed to investigate that particular case. याद रखिएगा, कंसेंट कहाँ से लेना पड़ेगा, स्टेट से लेना पड़ेगा. स्टेट में वो डायरेक्टली इंक्वायरी नहीं कर सकती. लेकिन जो सुमोटो केसेस हैं, सीबीआई वो यूनियन टेरिटरीज में किसी भी केस को हाथ में ले सकती है, बट सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में. ध्यान रखना है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. ये मैं आपको बता चुका हूं. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम बट स्टेट, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेट गवर्नर का कंसेंट, गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा. दैट्स नेसेसरी. कंसेंट दो टाइप के हैं, बता दिया आपको मैं, जनरल कंसेंट, केस टू केस बेस्ड कंसेंट. बहुत आपको ध्यान रखना है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे जो अदर कोर्ट हैं वो चाहे तो सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी केस को डील करने के लिए. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. काफी बार केसेस में जो अगर कोई केस हाई कोर्ट में रहता है या सुप्रीम कोर्ट में रहता है तो सीबीआई जांच की मांग की जाती है, बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन द सीबीआई. ओके, तो केस कोर्ट चाहे तो ऐसा आदेश दे सकता है. तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहीं भी दे सकते हैं. याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज को कंसेंट, किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रहा है, इन दैट केस कंसेंट ऑफ स्टेट नॉट रिक्वायर्ड. उस केस में स्टेट का कंसेंट लेना रिक्वायर नहीं है. रिमेंबर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है तो स्टेट का परमिशन लेना पड़ेगा या कंसेंट लेना पड़ेगा. बट सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे और किसी केस को इन्वेस्टिगेट कराना चाह रहा है, उस केस में नो कंसेंट रिक्वायर, कंसेंट का जरूरत नहीं है. ओके, चलिए आगे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, 2 साल का टेन्योर रहता है. द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इट मींस 2 साल तक उसे अपनी पोजीशन से कोई नहीं हटा सकता. देखिए इससे फायदा क्या मिलता है, इट प्रोवाइड पावर टू अ सीबीआई टू वर्क विदाउट प्रेशर. सेकेंड, जो उनका पेंशन कंडीशन है या उनका कोई भी कंडीशन है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इवन द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट चेंज. वो जैसा है वैसा ही रहेगा और 2 साल के पहले उसे कोई भी हटा नहीं सकता है. ये एडवांटेज, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, मतलब 2 साल तक उसे कोई भी हटा नहीं सकता है. until unless the high court, sorry, until unless the supreme court has involved और supreme court ordered a probe, उसके बाद में उसे हटाया जा सकता है, पर उसमें इंक्वायरी चलेगा पहले. कम टू द नेक्स्ट. नाउ चैलेंजेस क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस पॉलिटिकल इंटरफेयर,
लोगों को लगता है कि मोदी जी ही सीबीआई चला रहे हैं, मोदी जी ही ईडी चला रहे हैं, मोदी जी ही सब कुछ चला रहे हैं, वो एक हो गया पॉलिटिकल इंटरफेयर्स, ठीक है। डिलेड इन्वेस्टिगेशंस, टू मेनी इन्वेस्टिगेशंस, इतने सारा बर्डन हो गया है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ही नहीं पाती है। इफ यू नो वेरी फेमस द भंवरी देवी केस, राजस्थान भंवरी देवी केस, बनवारी देवी, आई थिंक बनवारी देवी केस, मदेरणा साहब का केस, अगर आप मलखान सिंह मदेरणा वाला जो केस आया था, ठीक है, तो उस केस में भी सीबीआई का प्रोब था, बट इट्स टुक मच टाइम, उनको बहुत टाइम लग गया उसे समझने में, उनको शायद 1.5 साल लगा उसको इन्वेस्टिगेट करने में। तो यहाँ पे डिलेड इन्वेस्टिगेशन, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग, लोग ट्रस्ट करना बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के यहाँ छापे मारेंगे, और अगर बीजेपी का गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के छापा मारेंगे। इट्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारे अकाउंटेबल नहीं, लाइक फॉर द एग्जांपल इज सीबीआई फॉर सम केसेस दे आर नॉट, वो अपने खुद के जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए खुद को अकाउंटेबल नहीं मानती है, तो ये अपने आप में एक रीजन हो गया। अक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, सीबीआई इज वर्किंग अंडर स्टाफिंग है, अंडर स्टाफिंग, ठीक है। बहुत सारे सीबीआई में जो बहुत सारी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, बहुत सारी खाली है। एज पर अ रिपोर्ट सीबीआई में अराउंड 26% जो पोस्ट है, दिस इज अ डेटा ऑफ 2020, इज वैकेंट बिकॉज ऑफ द सो मेनी रीजंस, मे बी दे आर इन कोर्ट, मे बी द वैकेंसी आर इन कोर्ट, और कुछ चीजें वेल तरीके से नहीं चल रही है, तो वो सब इसके कारण है। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने अगला सवाल ये देखिए, मैंने एक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया है। दिस इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट इन 2022। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग सो सिंपल, फॉर द सेविंग, इट इज व्हाइट मनी को, सॉरी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना इज मनी लॉन्ड्रिंग। उसको ब्लैक मनी को दोबारा स्ट्रीम में लाना, दोबारा उसे आपके अकाउंट तक पहुंचाना विद बिकॉज वाया मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स लगा के, उसे बहुत सारे मीन से गुजार के। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो somebody is a drug dealer who has around the 10 crore, okay, now in cash, because they deal in cash only, the drug is illegal, they're dealing in cash only. So in that case this cash is to be only used, देखिए याद रखिएगा कि कैश का लिमिट है, कैश कोई भी इतना सारा कैश एक साथ नहीं ले सकता है। इवन यू कैन नॉट बाय अ कार, आप कैश से तो आप एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकते हो, ये बात तो ये तो इसको वो क्या करेगा, इस ब्लैक मनी को व्हाइट में करने के लिए वो बहुत सारे चैनल से उसको निकालेगा, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स। जैसे कि मान लो यहां पे वो है, वो सारी मनी को क्या करेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा, और बाइंग प्रॉपर्टी, लेटर ही सेल दैट प्रॉपर्टी टू गेट दैट मनी, और मे बी थ्रू द मल्टीपल लेयर्स वो इसके लिए ही बाय अ गोल्ड एंड देन स्लोली ही बोल्ड द गोल्ड। वन मोर ऑप्शन इज देयर, दिस 10 crore is sent to multiple accounts, multiple beneficiaries, so it cannot track in a very small amount, वो सब में भेजेगा तो उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये कहीं ना कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का एक टाइप है। ओके, सो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग क्या क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, एक मिनट याद रखिएगा। जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको पीएमएलए एक्ट भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें रिसेंटली आपने सुना होगा तो वो जैकलिन फर्नांडिस, द वेरी फेमस केस जैकलिन फर्नांडिस, जैकलिन, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग में लिया था उसने, जो वो क्या था केस, सुकेश कुमार, उससे गिफ्ट में बहुत सारी चीजें ली थी उसने, तो उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग में कैलकुलेट किया था। तो ये 2012 में इनेक्ट हुआ है। मैं आपको एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है पहले मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं।
This is money laundering for your understanding purpose. Very simple. This collection of dirty money in cash, the black money, उसको they placed, उसको क्या करना है? Anyhow, they need to place in the bank or to integrate in the financial system. कैसे भी करके उस पैसे को बैंक में पहुंचाना है. There are multiple ways. कैसे कैसे हम पहुंचाएंगे, चलिए हम बात करते हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें मल्टीपल लेयर्स लाइक प्लेसमेंट्स, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, these three are the part of it. Placement, anyhow उसको बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचाना है. डर्टी मनी गेट इनटू द फाइनेंस सिस्टम. ठीक है. ट्रांसफरिंग द मनी वाया अकाउंट टू अ पर्टिकुलर कंपनी, वो किसी कंपनी को मनी ट्रांसफर करेगा ऑफ शोर में, वहां से उस कंपनी से वो लोन लेगा और बाद में लोन लेने के बाद में उससे वो मल्टीपल लग्जरी एसेट्स खरीदेगा. दिस इज ऑल आर द सिस्टम. हियर डर्टी मनी, यहां से बैंक इन्होंने क्या किया, लेयरिंग किया, ट्रांसफर किया किसी ऑफशोर बैंक अकाउंट में जो कि बाहर का अकाउंट है, वहां से लोन लेकर उन्होंने ये सारी चीजें खरीद ली एंड लेटर दे नेवर पे द लोन. दैट इज समथिंग कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपकी मेरी बात समझ में आ रही होगी. स्टूडेंट्स, मैं आपको कहानी जैसे सुनाने की कोशिश करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. अब हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में. बीएसएफ, बिल्कुल इंडो अपना जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है उसको बीएसएफ ही कहीं ना कहीं पे गार्ड कर रही है. और राजस्थान बॉर्डर भी, मतलब राजस्थान के बहुत सारे जिले पाकिस्तान बॉर्डर डायरेक्टली टच में है. ठीक है, तो बीएसएफ 1965 में बनी थी, याद रखना है. आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वार, आपको याद रखना है. ये 7 जो आपकी फोर्सेज है, अलग अलग जो आर्म फोर्स है, उनमें से कोई एक फोर्स है, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और जैसे कि आपका आसामीज फोर्स हो गया, तिब्बतियन फोर्स हो गया, और बाकी सारी फोर्स हो गया, आसाम राइफल हो गया, सीमा सशस्त्र बल हो गया. ठीक है, डिप्लॉयड ऑन द इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, और अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां भी कंट्रोल करती है. एंटी नक्सल ऑपरेशंस में इट यूज्ड, और यूएस पीस कीपिंग जो फोर्सेस वहां भी यूज है. व्हाई दिस इज इन न्यूज? द पंजाब गवर्नमेंट रिच टू द कोर्ट, they appeal to the court about the power of BSF in Punjab. तो इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए we are discussing this one. Come to the next. These are the self force. This is Assam Rifles, Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Police, National Security Guard और सीमा सुरक्षा बल. And NSG provide protection to the PM और PMO, उनको प्रोवाइड करती है, और होम मिनिस्ट्री पार्ट ऑफ इट. इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये तिब्बतियन बॉर्डर पे है. ठीक है, आसाम राइफल ऑन द आसाम बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द इंडो चाइना, आई एम सॉरी इंडो पाकिस्तान, एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेज इन यूएन, पीस कीपिंग फोर्सेज in UN. This is industrial force. It's guard very crucial installations like metro, nuclear plants, or other key installations. Other key installations. Central Reserve Police Force, it's also work in the anti-Naxal operations in Chhattisgarh. ये आपको ध्यान रखना है. So these are the part of it. Now come to the next question on the screen. These are I have divided, already explained you. Indo-Bangladesh is in BSF. Indo-Pakistan BSF. Indo-China border ये हो गया. Indo-Nepal border सीमा सुरक्षा बल. Indo-Bhutan border सीमा सुरक्षा बल. Indo-Myanmar border Assam Rifles. Now my question is, tell me एक फोर्स का नाम बताइए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, लेकिन उसका ऑपरेशन कंट्रोल आर्मी के पास है. आपको उस फोर्स का नाम बताना है. आपके लिए असाइनमेंट है, अदरवाइज कल मैं जवाब दूंगा. अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको असाइनमेंट भी समझ में आएगा. अगर आपके आंसर नहीं पता है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन.
I'll answer it. Come to the next question on your screen. Now this is the question for you. Department of Border Management is the department of one of the following union ministries: Department of Defense, Department of Home Affairs, Department of Shipping, Road and Transport, Highway, Department of Environmental and Forest. याद रखिएगा. One organization name BRO, Border Road Organization. ठीक है, this is directly work under the Ministry of Defense or Ministry of Home Affairs. So here the right answer goes Ministry of Home Affairs, because BRO, Border Road Organization, क्या करती है? It's maintain or make the road, or you can say the transportable road or motorable road for the army in the border areas, or it's also include the 10 kilometer in general and all the villages around the border of India. It's include. अगर आपने देखा होगा, if you ever visited to Himalaya, you have ever visited to Dharamshala, everywhere you see the border road organizations in Rishikesh and somewhere you see border organizations. ये क्या करती है? पुल बनाती है, रोड बनाती है, और they maintain them so at time of emergency army can reach directly there in very short period. तो motorable road का काम जनरली करती है. Come to the next question on your screen. यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं हम लोग. यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था. इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, इन हिंदी संयुक्त राष्ट्र. अब तो मैंने भी हिंदी सीख ही लिया है, इसको संयुक्त राष्ट्र बोलेंगे. 1945 में फाउंडेड था. ठीक है, अभी करंटली इसमें 193 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट, याद रखना है. इसमें जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक काउंसिल है. ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया है, ये हटा दी गई है. इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटरीट है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय देता है. अभी जस्टिस दलबीर भंडारी को 9 साल के लिए इसमें जज चुना गया है, आपको ये ध्यान रखना है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. ये आपका यूएन का हो गया. दिस अबाउट द यूनिवर्सिटी, ये छोड़ देते हैं. इसका एक यूनिवर्सिटी भी यूएन का स्टैब्लिश 1972 में हुआ था, हेडक्वार्टर जापान. ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. इट्स हैव देयर ओन यूनिवर्सिटी. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर स्टेट पीएससी एग्जाम में था. ठीक है. डज इंडिया हैव ए कैंपस? इंडिया में कैंपस है नहीं है. ये एकेडमिक कोलैबोरेशन का ये काम करती है. नेक्स्ट. नाउ वी हैव इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, वेरी फेमस, वेरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर. इसको बोलते हैं प्रवर्तक न्यायालय, सॉरी प्रवर्तक एजेंसी बोलते हैं इसे, जो कि बहुत ईडी ये काम करती है. याद रखना ईडी का क्या रहेगा. ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसे बोलते हैं. ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में डील करता है. आई टोल्ड यू व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग. और एक्सचेंज में ये डील करती है. उनके जो केसेस हैं, उनके ऑफेंसेस हैं, उनको शॉर्ट करने का, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर. तो चीज ध्यान रखना है, ये इसको इनिशियली इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से बनाया था. बाद में और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये आपको ध्यान रखना है. इट्स ऑल्सो डील विद जो पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. नाउ इट्स फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जितने भी क्राइम्स हैं उनको डील करती है. देखिए हाउ इट्स वर्क्स. फॉर द एग्जांपल इज आई नीड टू सेंड मनी, or somebody from the USA sending me money here in India and I'm keep getting money from there, but by the any route, मैं किसी भी रूट से उस मनी के ऊपर जो टैक्स है उसको प्रिवेंट करने की, या मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ. और एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरी कोई पर्टिकुलर इनकम है जिसके ऊपर टैक्स है 20%, तो उस 20% टैक्स को बचाने के लिए मैं उस पैसे को छुपा लेता हूँ या उस पैसे को किसी अनफेयर मीन्स में यूज़ करता हूँ, तो वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के पार्ट में जाएगा और ईडी वहाँ पे इंक्वायर करती है. आपको ध्यान रखना है. तो ये एक्सचेंज कंट्रोल, मैंने बताया कि डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, रुपीज़ में जा रहे हैं, वो सब एक्सचेंज कंट्रोल के जो जितने भी ऑफेंसेस हैं ईडी उसमें डील करती है. आपको ध्यान रखना है. 1947 था और आपका फेमा आया था आपका 1 जून 2000 को. नाउ कम टू नेक्स्ट. हेडक्वार्टर आपका रहेगा इसका दिल्ली. प्लीज रिमेंबर हेडक्वार्टर दिल्ली है, और जो अपना नाबार्ड था उसका हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा. ओके. 10 जोनल ऑफिसेज हैं, आपको ध्यान रखना है. 11 जोनल ऑफिसेज और हेडेड बाय द डिप्यूटी डायरेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके. असिस्टेंट डायरेक्टर होता है सब में, ये आपको ध्यान रखना है. और ये किसके अंडर वर्क करती है? अंडर डायरेक्टर अंडर इन्फोर्समेंट हेडेड बाय द
डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, और काम करेगी अंडर इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर काम करेगी. नाउ हियर यू हैव अ वन मोर एक्ट जिसके अंदर ये काम करते हैं. इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम, बट यू शुड एटलीस्ट हैव आइडिया. दिस वर्क अंडर द कन्वर्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट और 1974, इसको बोलते हैं COFF पोसा कॉफ पोसा. The directorate empowered the sponsor cases of prevention detection on regarding the FEMA और prevention of the money laundering act 2002 और fugitive economic offender. 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आपका FEMA में काम करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. सेकंड, इट हेल्प प्रिवेंट स्मगलिंग. देखिए स्मगलिंग तो आपने सुना ही होगा, पुरानी मूवीज में बोलते थे ना, बिल्कुल पुरानी मूवीज जो बोलते थे कि तुम सारे लोग स्मगलर हो, बाहर से बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती थी. तो स्मगलिंग क्या रहता है, यहाँ पे भी आप इलीगल जो चीज़ें हैं, इलीगल जो इक्विपमेंट्स है, इलीगल आपके सामान है, वो बॉर्डर के उस पार से इस पार ला रहे हैं, उसमें भी आप टैक्स बचा रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज बचा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जिन पे गवर्नमेंट हैप्टी टैक्सेस रखती है, आप उनको बचा रहे हो, वो पे नहीं कर रहे हो, उनको बचा के निकाल के ला रहे हो, वो स्मगलिंग में आता है. तो अगर आप स्मगलिंग में वो पार्ट आता है तो वो आपका ईडी वहां पे उस पे ऊपर डील करती है. तीसरा, फुजिटिव, एक मिनट, फुजिटिव इकोनॉमिक offender act. What is fugitive economic offender act? For the example is you have taken a loan of more than 100 crores in India और आप बिना पे किए उसको भाग जाते हैं, ठीक है. जैसे कि द वेरी फेमस केस विजय माल्या केस, वो आपके, तो ऐसे केसेस को डील करती है आपकी ईडी, उन केसेस में डील करती है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट. नाउ कम नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. This act I already explained. एक मिनट, excuse me. Now, on 26th of Jan this year, कुछ पर्सनालिटीज को भारत रत्न मतलब अपना पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो अवार्ड मिला, हम उसके बारे में, तो ये भी न्यूज में था, हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, कैसे चुनाव होता है, किसको मिलता है और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करेंगे पद्म अवार्ड के बारे में. इसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री 3 अवार्ड रहते हैं. बात करेंगे कैसे. 26 जनवरी रिपब्लिक डे को देते हैं. ये शुरू कब से हुआ था, 1954 से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना है. 3 कैटेगरीज है. पद्म विभूषण, ठीक है, फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज. पद्म भूषण, ठीक है, फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हाइजर ऑर्डर, और पद्म श्री फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज. याद रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तीनों की अलग अलग कैटेगरी है. इनमें जो पद्म विभूषण है, ये वाला, ये टॉप रहेगा, ये सेकंड नंबर का है. ये टॉप अवार्ड है, ये सेकंड नंबर का अवार्ड है, और ये थर्ड नंबर का, ठीक है. तो पहले अगर आपको किसी को डायरेक्ट पद्म विभूषण नहीं मिलता, वी स्टार्टेड विद द पद्म श्री मिलेगा, उसके बाद फिर पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण मिलता है. ये आपको ध्यान रखना है. अवार्ड देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड, पद्म भूषण हैज अ हाईएस्ट हायरार्की, विभूषण हैज अ हाईएस्ट हायरार्की, आपको ध्यान रखना है. फॉर पद्मा अवार्ड फॉलोड बाय द पद्म भूषण और पद्म श्री शुड बी देयर. मैंने बताया वो आपको वही चीजें होनी चाहिए. डिसिप्लिन की बात करें, आपका आर्ट के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, ट्रेड, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विसेज, इन सब के क्षेत्र में ये मिलता है. मतलब अगर हम आज अच्छे से मेहनत करेंगे तो क्या पता हमें भी पद्म श्री, पद्म विभूषण मिल जाए. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन. These are the things. This is Padam Vibhushan. It looks like this. इसमें पत्ते रहता है. Padam Bhushan and Padam Shri. They all looks like this. Next question on screen. Eligibility. All the person without distinction of the race, occupation, position. सबको मिल सकता है. सभी persons को मिल सकता है. Second, Padam Award Committee क्या रहता है? It's headed by the Prime Minister Office. और PM उसको, PM recommend करेगा
एक कमेटी बनाएगा पीएम प्राइम मिनिस्टर, एंड देन दैट कमेटी हैज रिकमेंडेड द नेम फॉर द पद्म भूषण पद्म विभूषण। हियर द कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर, और वो कमेटी हर साल बनती है, आपको ध्यान रखना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। भारत रत्न को अगेन वन मोर टॉपिक लेट मी डील विद द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। इट इज रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल सर्विसेज। देखिए याद रखिएगा, भारत रत्न सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे आपका पद्म भूषण पद्म विभूषण और पद्मश्री आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पद्म अवार्ड से डिफरेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रिकमेंडेशन। एक और चीज, भारत रत्न अवार्ड में, ठीक है, और एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड आर रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम टू 3। एक साल में भारत रत्न अवार्ड सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये खैर यहाँ पे लिख ही दिया मैंने, भारत रत्न अवार्ड स्टैब्लिश 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ था, रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, बिकॉज उसको प्रेसिडेंट अवार्ड देता है। सेकंड, अवार्ड में क्या बोलता है, एक सनद सर्टिफिकेट दिया जाता है, एंड नो मॉनिटरी ग्रांट, पैसा मनी पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यू विल नॉट गेट मनी फॉर द भारत रत्न अवार्ड, ओके। और किन किन को मिला था, राजगोपालाचारी और सर गोपाल राधाकृष्ण, इनसे याद रखना है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन एवरी ईयर मैक्सिमम 3 लोगों के लिए ही ये लिमिटेड है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। लोकपाल एक्ट की बात कर लेते हैं। इफ यू हर्ड द नेम, वेरी फेमस नेम, अगर आपने सुना होगा तो, एक बहुत फेमस नेम था जो लोकपाल के लिए बहुत लड़ा था, अन्ना हजारे। इफ यू रिमेंबर दिस कैंडल लाइट मार्च एवरीवेयर, लोकपाल एक्ट के बारे में, एग्जैक्टली वही लोकपाल एक्ट है। 2013 में लोकपाल एक्ट हैज पास्ड। इसमें क्या है कि एंटी करप्शन को, मैं आपको बता दूं कि वी हैव अ सीबीआई, वी हैव एवरीथिंग, सब कुछ है, पर अगर मान लो यही चीजें करप्ट रही तो, अगर प्राइम मिनिस्टर जिसके अंडर सीबीआई चल रही है, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट, व्हाट वी डू। सो ऐसे इश्यूज के लिए इन्होंने लोकपाल एक्ट को बनाया, एक ओम्बुड्समैन को बनाया। ये एक स्वीडन से लिया था ये कॉन्सेप्ट, स्वीडन कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोला, इट अलाउड टू सेटिंग अप एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन कॉल्ड लोकपाल एट सेंटर एंड लोकायुक्त एट स्टेट। स्टेट लेवल पर लोकायुक्त रहेगा और आपका सेंट्रल लेवल पे आपका लोकपाल रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें, ये कंपोजिशन है, इसमें चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर्स रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। बट स्टेट में इसका यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। लेकिन आपका लोकायुक्त की बात करें, सॉरी लोकपाल की बात करें, तो आपका आपका लोकपाल प्लस 8 मेंबर, मैक्सिमम 8 मेंबर रहेंगे, आपको ध्यान रखना। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, लोकपाल विल कवर ऑल द कैटेगरीज, पब्लिक सर्वेंट्स आ गया, आपका पीएम आ गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड। पब्लिक सर्वेंट ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप सी तक ही कवर्ड है, ग्रुप डी अभी बंद ही हो गया है, ये सब इसमें कवर्ड है। दूसरा, पीएम इज ऑल्सो कवर्ड इन इट। द एक्सेप्शनल इज कि द डिफेंस फोर्सेस आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, डिफेंस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस इसके अंदर कवर नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके पास में पावर है प्रॉपर्टी को अटैच करने का, प्रॉपर्टी को जब्त करने का, ये सारे पावर इसके पास में है। नाउ लोकपाल के बारे में हम और डिस्कस कर चुके हैं। ये लोकपाल एक्ट आपका 2013 में पास हुआ। याद रखिएगा 2013 पास होने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट ने 2017 तक लोकपाल का चयन नहीं किया या लोकपाल को नहीं लगाया। क्या रीजन दिया उन्होंने? दे गेव अ वेरी लेम एक्सक्यूज। उन्होंने कहा एक्चुअली एज पर द लोकपाल एक्ट दिस इज नेसेसरी कि एक कमेटी होनी चाहिए। एक मिनट, तो अंडर लोकपाल एक्ट व्हाट दे हैव सेड कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल देयर शुड बी अ कमेटी। एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें पीएम होंगे, उसके अंदर स्पीकर ऑफ एलएस होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन।
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके नॉमिनी होंगे, ऐसा कहा गया। बट बीजेपी के इंटेंशंस ऐसे थे कि 2013 से लेके 2017 तक दे हैव नॉट अपॉइंटेड एनी लोकपाल। रीजन क्या दिया कि वी डोंट हैव अ लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसा उन्होंने रीजन, बिकॉज अपोजिशन उस टाइम में इतना मेजोरिटी में नहीं था। फिर बाद में कोर्ट ने बोला कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो तो आप ये हटा दो। इन्होंने बोला कि अ लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दिस पार्टी इन अपोजिशन, उन्होंने बोला कि जो आपकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में, आप उसको मेंबर, उसको आप इस कमेटी में इन्वॉल्व कर सकते हो लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह पे। देखो ऐसा होता है। तो हियर दीज आर द स्ट्रक्चर। पीएम रहेगा, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, और मे बी लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, और सीजीआई वहां पे होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स क्लियरली मेंशन्ड एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। कम टू द नेक्स्ट, यू हैव अ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीवीसी। अगेन मैं आपको बता दूं, अंडर द ये आपका जो एंटी करप्शन एक्ट जो आपका है उसके अंडर ये काम करता है। एंटी करप्शन एक्ट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, विजिलेंस कमीशन की हम बात कर रहे थे। स्टेटरी स्टेटस है, याद रखिएगा, सीबीआई को स्टेचुरी स्टेटस नहीं है, संवैधानिक स्टेटस नहीं है, बट सीवीसी को है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकंड इसमें याद रखना है कि जो विजिलेंस कमिश्नर है वो उसका जो टेन्योर रहेगा वो 4 साल का रहेगा, या फिर यू कैन से कि 65 ईयर एज तक वो अपना टेन्योर रहता है। उसको भी टेन्योर का सिक्योरिटी है, उसको बीच में नहीं निकाल सकते, प्लस उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उसकी सर्विस के बाद में या बिटवीन द सर्विस आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन दिस इज रिकमेंडेड बाय संस्थानम कमेटी, वो भी आपको ध्यान रखना है। कम टू नेक्स्ट, इसने एक रिसेंटली एक चीज इशू किया था, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल रिजोल्यूशन एक्ट 2004। व्हाट इट इज हम बात करते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में पीडीपी बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रिवेंशन एक्ट, इसको जनरली बोलेंगे। पीडीपी में क्या है, अगर आपके पास में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, आपको पता है किसके बारे में करप्शन है, तो आप उसकी सूचना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे सकते हैं। ठीक है, बट उसमें सवाल ये है कि सतर्कता आयोग इसे बोलेंगे, पर उसके क्या है कि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर पता चल जाए कंप्लेंट किसने करी है, मे बी आपके ऊपर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ले ले, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्ट, इन्होंने क्या बोला कि आप पीडीपी के अंडर कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो लेटर भेजना है, आपको ऑफलाइन लेटर भेजना है, ऑनलाइन कैसा कोई रूल अभी तक नहीं है। उस लेटर में सेंडर के एड्रेस की जगह पे आपको पीडीपी लिखना है। और विसिल ब्लोअर एक्ट इसे भी कहते हैं, विसिल ब्लोअर मतलब सीटी बजाना, दूसरों को आगाह करना। तो उसके बाद में क्या रहेगा, लेकिन हाँ इस लिफाफे के अंदर भी एक अलग से एक लिफाफा रहेगा जिसपे पीडीपी लिखा रहेगा, उसमें आपकी एड्रेस और डिटेल जरूर होनी चाहिए, बिकॉज स्टिल इस एक्ट में जो बेनामी जो कंप्लेंट्स हैं, बेनामी सूचना है, वो काउंट नहीं होती है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, और आपको भेजना है जो एक दूसरा लिफाफा है जिसमें आपका नाम डिटेल है वो नहीं खोली जाएगी, लेकिन जो कंप्लेन है वो खोली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो पीडीपी जो है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। With reference of National Disaster Response Fund, consider the following statement. The fund placed under the Contingency Fund of India, the government of India. Second, expenditure from this are required to be approved by Parliament. ठीक है, what is true आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा what is the correct statement, correct 1, correct 2। देखिए यहाँ पे दो चीज आपको समझनी है। Under Article 266 there is an fund called Consolidated Fund of India fund, or under Article 267 we have a contingency fund,
और इसको हम क्या बोलते हैं, और अंडर 266(2) वी हैव अ पब्लिक अकाउंट। याद रखिएगा, इफ यू नीड टू विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट यू रिक्वायर्ड द अप्रूवल, आपको अप्रूवल का जरूरत पड़ेगा। पर यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है, जो आपकी NDRF जो है, फोर्स है, NDRF एक्ट है 2008, उसमें क्या उसका जरूरत पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है वो डायरेक्टली पब्लिक अकाउंट में प्लेस किया गया है और वो रिजर्व फंड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए आपका ये जो फर्स्ट है ये रॉन्ग है। फंड को कंटिजेंसी फंड में नहीं लिया गया है, बट ये डायरेक्टली उसमें कवर्ड है। हियर कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, अगेन द सेम क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका एम है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स, पहला फर्स्ट। सेकंड, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो कवर्ड ई कॉमर्स रूल्स 2020 और एडवाइजरी इन नेचर। मैं आपको बता दूं कि इसमें ओनली स्टेटमेंट, ये एडवाइजरी नेचर नहीं है, इट वॉज इन्फोर्स्ड नाउ, ये इन्फोर्स हो चुका है। लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 स्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, इन्फोर्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर मीन्स वी, उपभोक्ता जो उपयोग कर रहा है उनका, उपभोक्ता जिनको बचा रहा है, उपभोक्ता जिनसे, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रिज खरीदा, अब वो फ्रिज 2 दिन बाद ही खराब हो गया, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, अगर मान लो दुकानदार की बात नहीं सुन रहा है तो आप फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर फोरम में आप अपनी कंप्लेन डायल कर सकते हैं। दिया हुआ कंज्यूमर कोर्ट फॉर एवरी रेजोल्यूशंस। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें वो ध्यान रखना है कि नाउ जो कंज्यूमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपका फ्लिपकार्ट हो गया या आपका अमेजोन हो गया, ये सब भी मैंडेटरी इसमें कवर्ड है, एडवाइजरी नहीं है। यहां पे लिखा है एडवाइजरी है, कहां लिखा है, ये रहा, एडवाइज नेचर है नहीं, इट्स मैंडेटरी। उनको भी जो दिया जाएगा, इफ एनी इंस्ट्रक्शन पास बाय द कंज्यूमर कोर्ट, उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडवाइजरी नहीं है, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी आप बोल सकते हैं। ओके, सो हियर सेकंड इज नॉट करेक्ट, दिस इज इट्स मेंशन्ड। आपको जो नया एक्ट आया 1886 एक्ट था, नाउ यू हैव अ 2019 एक्ट आपको मेंशन्ड है। पहले डिस्ट्रिक्ट में आप अभी 1 करोड़ तक जा सकते हो, स्टेट आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, और नेशनल आपका अब 1 करोड़ तक के जितने भी केस है तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका, स्टेट कोर्ट में आपका 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक के जितने भी एक्ट है उसमें जाना है, और डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगा कि अप टू 1 करोड़ तक के जो मामले हैं जिनमें 1 करोड़ तक का डिस्प्यूट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और दीज आर द प्रोविजंस, रेगुलेटर्स इसका ये है, कंज्यूमर एक्ट इसका ये हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, जुडिशियल हो गया। ई कॉमर्स कंपनीज आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस इज न्यू, जो 2019 जो एक्ट आया इसमें ई कॉमर्स कंपनीज ऑल्सो कवर्ड है। इसमें मीडिएटर सेल्स भी है कि इन केस बिफोर गोइंग टू कोर्ट अगर 2 पार्टी बैठ के सेटल करना चाहे तो दे कैन सेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, ये आपका हो गया। कंज्यूमर राइट्स आपके क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू रिड्यूसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, ये आपके कंज्यूमर एक्ट में आएगा। कम टू द नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, व्हाट इज एम स्ट्रिप। ये क्वेश्चन आप, हालांकि एम स्ट्रिप इज रिलेटेड टू द टाइगर काउंट और टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व, ये आपका, सॉरी ये यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है। काउंटिंग दिस इज काउंटिंग ऑफ द टाइगर, ये आपका सारा है। अब आपको मुझे बताना है कि अभी इंडिया में इस पर द लेटेस्ट सेंसस व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन, या टाइगर पॉपुलेशन कितना है। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about my topic, all about the latest news or all about the news which is ongoing these days। जितनी भी न्यूज़ चल रही है मैंने कवर करने की कोशिश करी है। मे बी इन वन टाइम आपको सारी चीज़ समझ में ना आए, बट इफ़ यू रिवाइज आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक का PDF आपको, इन सब टॉपिक्स या इस स्क्रीन का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर यशवंत, डॉक्टर यशवंत सिंह गहलोत, डॉक्टर गहलोत, जो कि इंस्टीट्यूट के
फाउंडर हैं, डायरेक्टर है. थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी. आई ऑल्सो वांट टू कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू अथक सर for their support during in the technical glitch or during the time, for the providing a chance. Thank you so much sir for everything. I'll try my level best to make everything so perfect. Thank you so much. I'm Dr. Harsh signing off. Thank you so much.